हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 5.1 और 5.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही हो चुका है, तो 5.3 जो है वो 5.1 और 5.2 से रिलेटेड है। तो प्लीज डायरेक्ट इसको समझने से पहले आप जो इनिशियल एक्सरसाइज हैं वहां पर अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करिए, तब जाके 5.3 समझिए। और 5.3 का आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद में 5.3 के जो एक्सरसाइज है उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है 70 to 80% क्वेश्चंस आप खुद ही कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो तो 5.3 का जो सोल्यूशन है तब जाके वो सोल्यूशन देखना, ठीक है। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ही समझ में आने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी अगर आपको या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी की पूरी बुक जो है वो रटी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है। हमें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में एक्सरसाइज के अंदर कोई सी भी टर्म्स हो या कोई लैंग्वेज हो उसको कैसे भी मॉडिफाई करके दिया जाता है, तो हमें कॉन्सेप्ट पता है इसलिए हम उसको परफॉर्म एपी। अभी तक हमने एपीज पढ़े, उसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, ठीक है, कितने टर्म्स हैं किसी एक एपी के अंदर, ये सारी की सारी चीजें हमने निकालनी सीखी। लाइक फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, लाइक या फिर इस एपी के अंदर कितने टर्म्स होंगे, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज हम सीखने वाले वो क्या है, किसी एपी का सम कितना है, ठीक है। तो मान लो लेट्स सपोज कोई भी हमें किसी एपी का सम निकालना हो तो वो कैसे निकल सकता है। कोई एक एपी है, लेट्स सपोज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। ये हमारे पास में एक एपी है। अब इस एपी का देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 जाएंगे तो वो भी 2 है, ठीक है। और इस एपी के अंदर टोटल कितने टर्म है, टोटल 10 टर्म्स है ना, क्योंकि टेबल ही लिखी है बेसिकली मैंने। अब अगर यहां से हमसे बोल दे कि भाई आपको इस एपी के फर्स्ट सिक्स जो टर्म्स है उनका सम निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर एन क्या है, जितने टर्म्स पूछे गए हैं, ठीक है, आस्किंग टर्म्स। ए सबको पता है फर्स्ट टर्म्स, एफ टी फर्स्ट टर्म। डी सबको पता है कॉमन डिफरेंस, और एन तो वही होगा, ठीक है, जितने टर्म्स पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमें फर्स्ट 6 टर्म्स की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। देखो कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला लिख दिया, इतनी डिटेल लिख दी पहले, फिर देन फॉर्मूला लिख दिया। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें 6 टर्म निकालने तो 6 लिख दिया। टू ए की वैल्यू कितनी है, 2। एन की वैल्यू अगेन 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मिनिमाइज होकर हो जाएगा 3, 2 2 4 प्लस 6 में से बन जाएंगे 5, 5 2 10, सो 4 और 10 हो जाएगा 14, और 14 3 42। तो फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है, पहले 6 टर्म का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे 12 और 10, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 और 2 42, ठीक है। तो ऐसे गिन के चलो, यहाँ तो 6 थे तो गिन लिए, कहीं पर 600 होंगे, 16 होंगे, 60 होंगे, तो वहां नहीं गिनेंगे, ठीक है। वहां पे हमें क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर ये पूछ ले कि इस एपी के सारे ही टर्म्स का सम निकालो, इस एपी के सारे ही टर्म्स का सम निकालो जितने टर्म्स दिए गए हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो। बस एन की जगह आपको क्या रखना है, 10 रखना है। एन की जगह कितना रखना है, 10 रखना है। फॉर्मूला वही रहेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। इस बार एन की जगह 10 रख दो, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो एन की जगह आ जाएगा 10, 2a की जगह अगेन 2, एन की जगह 10 माइनस 1, डी की जगह 2। वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 10 में से बन जाएंगे 9, और 9 2 18, 4 और 18 22, 22 5 111। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 111, यानी कि सारे के सारे टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी, सम कितना होगा, 110, ठीक है। देखो जब भी सारे के सारे टर्म्स की वैल्यू पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका भी है, मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे फाइंड सम ऑफ होल एपी। अगर पूरी की पूरी एपी का सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला है एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एल क्या है, लास्ट टर्म, और एन
जितनी टर्म्स दी गई है, ठीक है, उतना, और ए फर्स्ट टर्म। यहाँ पे डिफरेंस की मतलब कोई जरूरत है नहीं इस फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस की। तो देखो एन की जगह क्या लिख दूंगा इस टर्म्स के अंदर, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, अब मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी 110 ही आएगी इस फॉर्मूले से भी, ये छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल इस एपी के अंदर कितने टर्म्स है 10, तो एन की जगह लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 2, 2 लिख दिया, लास्ट टर्म कितना है 20, तो 2 और 20, 22 हो जाएगा ये, इसको डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा 5, ऊपर बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 22, सो 5 22 का कितना होता है 110, तो ये आगे देखो सेम आंसर, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है कि जब पूरी की पूरी एपी का सम पूछा जाए कि भाई पूरी एपी का सम निकालो, तब आपको ये यूज करना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, समझ में आ रहा है। और अगर कुछ टर्म्स की वैल्यू पूछी जाए लाइक फाइंड फर्स्ट 6 टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और कहने को तो आप एक ही फॉर्मूले से दोनों ही चीजें निकाल सकते हो, क्योंकि इससे भी देखो 110 आया, तो लेकिन आप दो फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो अब देखो जितने ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। तो इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर जितने भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है बुक के अंदर, उन एग्जांपल को समझते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस के अंदर इन फॉर्मूले को कैसे पुट करना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, सिंपल सिंपल एग्जांपल से करेंगे, ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 11th जो एग्जांपल है थोड़ा इजी एग्जांपल है, तो इजी एग्जांपल पहले समझते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी है 8 3 -2, ये एपी है, इसके हमें फर्स्ट 22 टर्म्स जो आएंगे उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। देखो ए गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 8 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, तो -5 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमें कितने टर्म्स की वैल्यू निकालनी है 22 की, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, एन की जगह हमें वैल्यू लिखनी है 22 लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह लिखते हैं 8, एन की जगह 22 -1, डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा देखो 16 प्लस 21 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 21 का हाफ होता है 10.5, और ये हो जाएगा 105, और 105 हो जाएगा ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो इसको भी यहाँ पे नेगेटिव बना देगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 और एक 89 बचेगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई बाय 11, 11 9 जा 99 और 11 8 जा 88 और 9 97, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 97, समझ में आ रही बात। तो ये आ गया इसका 22 टर्म्स का सम, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जांपल था, छोटे छोटे एग्जांपल से बढ़ेंगे जो हायर लेवल के एग्जांपल्स हैं, जो हायर लेवल के क्वेश्चन है वहां तक, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 12 में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसलिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, किसी एक एपी के पहले 14 टर्म का सम कितना है 1050, तो हमें निकालना है, और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, तो हमें उसका 20th टर्म निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो S14 है, यानी कि टोटल 14 टर्म्स का सम कितना है 1050, और पहला टर्म गिवन है 10, और हमें कौन सा निकालना है 20th टर्म, यानी कि A20 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखो, S14 क्या होता है, यानी कि सम ऑफ 14th टर्म, सम ऑफ 14th टर्म क्या होता है n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। क्या S14 की वैल्यू पहले से गिवन है, यस गिवन है, तो उसकी जगह लिख सकते हैं 1050। n की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है, क्योंकि n ये कितने कितने टर्म्स का सम है 14 टर्म्स का सम है, ठीक है। S14 है ना, Sn होता है, तो n की जगह 14 है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 14, ठीक है। 2a की वैल्यू भी गिवन है फर्स्ट टर्म जो कि है 10, एन की जगह लिखते हैं 14 -1, और डी की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, जितना ये सॉल्व हो सकता है सॉल्व करके डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 13, और 13 की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी तो 13d, ठीक है। अब देखो इस ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो 7 को उधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, और आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 7 की इससे, फिर 7 की 13 से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं, 20 प्लस 13d बच जाएगा, 70 या 10 सा एंड 15 सा, ठीक है। तो 150 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ये आ जाएगा 20 और 13d, 20 को उस तरफ ले चलते हैं तो 130 हो जाएगा, 13d, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, एक 0, तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, डिफरेंस आ गया 10, हमें कौन सा टर्म निकालना है 28, सो 28 टर्म निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू तो गिवन ही है, ए है 10, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने, कितना आया कॉमन डिफरेंस भी आ गया 10,
ठीक है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, कितने एन की वैल्यू निकालनी है, कौन सा टर्म, 20th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यानी कि ए 20 टर्म हमें निकालना है और एन की वैल्यू हो जाएगी फिर 20। ठीक है, यानी कि 20वां टर्म क्या होगा जो हमने 5.2 में सीखा था। ठीक है, ये वो निकालना है यहाँ पर जो हमने 5.2 के अंदर सीखा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि 5.1 और 5.2 जो है उसके भी कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट 5.3 में है, और ऐसा ही होता है हर एक चैप्टर के अंदर। जो इनिशियली एक्सरसाइज होती है शुरुआत की, वो लिंक्ड होती है फर्दर एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इसलिए पहले वाले कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, टोटल 3 फॉर्मूले हैं चैप्टर के अंदर, एक ये रहा और 2 मैंने यहाँ पर भी बताया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। एस एन के 2 हैं और बाकी ये एक तो यही वाला है बस, ए एन निकालने वाला। ठीक है, तो ए एन हमें निकालना है, यानी कि ए 20th हमें निकालना है। ए की वैल्यू है 10, एन है 20 माइनस वन, डिफरेंस इज 10। सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 19, 19 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो 190, 10 और ये हो जाएगा 200। तो 20वां टर्म कितना आ गया, सो 28 टर्म्स इज 200। बस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि इसके अंदर हमें पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन चेक होगी। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78। मतलब कितने इसके टर्म्स लिए जाएं इस एपी के, ताकि इनका जो सम है वो कितना आ जाए, 78 आ जाए। मतलब हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है साफ साफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है 24, डिफरेंस इज 21 माइनस 24 दैट इज -3। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन एस एन हमें पता है, एस एन कितना है, 78 है। मतलब जितने भी हम टर्म्स लेंगे यहाँ पर, एन टर्म्स लेंगे लेट्स सपोज, तो उनका सम कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का और इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एस एन बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला, देखो याद मत करना फॉर्मूला। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी 20 या 19 क्वेश्चन है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। हम भी कभी फॉर्मूले याद नहीं करते, एक बार ही देखते हैं, समझते हैं, मतलब ऐसे ही करा है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज करते गए हमें फॉर्मूले आते गए। 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। एन की जगह हमें नहीं पता क्या लिखना है, एस एन पता है हमारा, एस एन गिवन है, सम ऑफ एन टर्म गिवन है कितना है, 78 है। एन टर्म का जो सम है वो कितना है, 78 ये गिवन है। 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 24, एन नहीं पता, डिफरेंस पता है -3 है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 48 माइनस, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 की मल्टीप्लाई पहले एन से करेंगे तो माइनस का 3 एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 एन, माइनस की 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो नंबर है इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 48 और 3 हो जाएगा 51 माइनस 3 एन, यहाँ पे बचेगा एन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे बचेगा 78। आप 2 को उधर ले जा सकते हो, 2 यहाँ पे डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 78 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे बचेगा एन 51 माइनस 3 एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 का डबल करोगे तो 140 और ये आ जाएगा 156, 8 का डबल 16। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 51n और ये कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 156, तो 156 को भी यहीं लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये, यहाँ पे से हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक पहले हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाली टर्म्स और इस वाली टर्म्स के हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, तो बेसिकली 156 होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 13। चलो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो एक हो जाएगा 13 और एक 12 है, सो 2 2 2 4 और 3, ये आएंगे इसके फैक्टर्स। तो ठीक है, कर लेना प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यही आएंगे बेसिकली, और एक ये 3 है। अब इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि डिफरेंस या सम कितना हो, 51 हो। तो बना के देख लेते हैं एक बार, कुछ आ सकता है तो। 13 टू 26, 26 का डबल करेंगे तो आएगा 52, और ये आ जाएगा 3 3 9। तो 52 और 9 तो हमें 51 नहीं दे रहा है, और क्या दे सकता है हमें 51, और कोई कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो नहीं कर रहा हमारा काम, कॉम्बिनेशन सोचने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने सीखा है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। 2 टू 4, 4 3 12 एंड 12 3 36, 36 और 13 कितना होगा, 51, तो ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। कुछ और सोचते हैं,
3 3 9 और 9 2 18 और 13 2 26। 18 और 26 भी नहीं होगा, 13 था एक, 13 2 26, 26 2 52, 52 3 इज 156। फैक्टर तो हमारे ठीक है, और एक वो 3 है हमारे पास में। ठीक है, कॉम्बिनेशन सोचते हैं। 13 13 3 इज 39, फिर ये 3 बचते हैं, 2 2 4, 4 3 12। 39 और 12 विल गिव यू 51। तो ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको। प्लस का चाहिए हमें, तो प्लस का 39n और प्लस का 12n लिख लेते हैं। देन -156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो बनाना आना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने एक ऐसी चीज है जो आप रट नहीं सकते हो, आपको समझ नहीं पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन करोगे तब आपको आएगा, ये भी याद रखना। कोई एक बार समझा दे, 2 बार समझा दे, 10 बार भी समझ लोगे किसी से, वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद से उसके 50-60 क्वेश्चन नहीं कर लेते, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट चैलेंज देखने को मिलता है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3, और 3 दोनों के अंदर ही है, तो 3n को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -n और यहाँ पे बचेगा -13। 13 3 39। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिख दो, -n। अब यहाँ से -n निकल कर आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -12 और -12 और ये भी -13 है। ये तो हमें चाहिए प्लस, तो ये प्लस का आएगा और ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -n और 13, -n और 13 दोनों में ही है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। -n + 13 निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3n - 12। देखो ये यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, कॉमन लेके एक साथ लिख दिया। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो रही थी 3n से, तो इसलिए 3n को ब्रैकेट में लिखा गया है, और यहाँ पर -n + 13 की मल्टीप्लाई हो रही थी -12 से, इसलिए -12 को यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसके क्या, फैक्टर्स। क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में से हम n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक बार इसके आगे 0 लिख दो और एक बार इसके आगे 0 लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ऐसे ही सॉल्व करे हैं। ठीक है क्वेश्चन, और अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। -n 13 को उधर ले जाके नेगेटिव कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ रही है 13, और यहाँ पे कितनी आएगी n की वैल्यू वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और 3 आ जाएगा डिवाइड का, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है यहाँ से n की वैल्यू। ठीक है, तो अब दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 78 आना चाहिए। ठीक है, तो n की जगह यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं वैल्यू 78 किस में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी दो आंसर भी होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी सम इज 78। तो आप एक बार 13 रख के देख लो, एक बार 4 रख के देख लो। ठीक है, तो पहले मैं 4 रख के देख लेता हूँ। एस एन इज इक्वल टू 4 रखना है हमें, सो n/2 2a प्लस n - 1 d। n की जगह 4, 2 इंटू a की जगह 24, n की जगह 4 - 1, d की जगह डिफरेंस कितना है, -3। तो ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो -3, और -9 आ जाएगा 3 3 49 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 39। 39 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो 78, तो 4 से भी आएगा 78। ठीक है, और 13 से भी आ जाएगा 78, क्योंकि नंबर जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो करके देख लो, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। सो एस 13 निकाल देते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एन की जगह कितना लिखना है, मैं 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 ए की जगह लिख देते हैं 24 प्लस एन की जगह 13 - 1 और मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये तो आ जाएगा 13/2 48 प्लस 12, और 12 की मल्टीप्लाई 3 होगी तो 36, और वो भी -36। इसमें से ही जाएगा, बचेगा 12, यहाँ पे आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 6, और 13 6 78। ठीक है, 13 6 कितना होता है, 78। तो यहाँ पर n कितने हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, तभी दोनों की दोनों वैल्यू किसमें आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 4 एंड फर्स्ट 4 और 13 टर्म्स इज 78। तो इसके दो आंसर हैं। ठीक है, 13 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। समझ में आया, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 समझते हैं। पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर तो देखो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और चलते रहते हैं, तो हमें 1000 तक की वैल्यू निकालनी है। बस एस एन का फॉर्मूला लगा दो,
ए की वैल्यू रहेगी 1, डिफरेंस इज 2 - 1 यानी कि 1, एन कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 तक टर्म्स की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1000, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर हमें लास्ट टर्म गिवन है, एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल, यहाँ पे एल क्या है लास्ट टर्म, एन की जगह 10,000 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से 1 और एल है हमारा 1000, ये आ जाएगा ये 500 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 1001, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 500 बनता 500, 2 0 515 एक और 0 और 500 बनता 500, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। अभी यहाँ पे फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर बोला था, कितना बोला एन, तो हमें बोला नहीं है कि कहां तक का निकालना है, मैं एन बोल दिया, ठीक है। तो हम अगर सीरीज बनाते हैं इस तरीके से अपनी, तो ये एन तक जा रही है, ठीक है। तो एन कुछ भी हो सकता है, 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू है 1, बस ए चाहिए हमें, और एल कितना है, एल इज एन, लास्ट टर्म क्या है एन है, और खुद एन की वैल्यू क्या है एल है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, ऐसा हमें तो सम निकालना है, फॉर्मूले से जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है भाई एन बाई 2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू क्या है, एन की जगह तो एन ही लिख देते हैं, ठीक है। और ए कितना है 1, पहला टर्म 1 है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं पहले 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी है, एल भी यहाँ पे एन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यही आंसर आ जाएगा, हाँ। तो पहले एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा, ये समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको फर्दर सॉल्व भी करके लिखा हो सकता है आंसर, लाइक एन की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो एन, एन की मल्टीप्लाई एन से कर दी तो एन स्क्वायर और नीचे 2, एक कैलकुलेशन और हो सकती है आगे जाके, है ना, एक स्टेप और बढ़ सकता है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं ये 14 का एग्जाम्पल नंबर 15। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 15 समझते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नंबर्स whose nth term is given by this। हमें एक एपी नहीं गिवन है यहाँ पर, हमें ये पता है कि उस एपी का कोई भी टर्म nth टर्म का मतलब क्या होगा, कोई भी टर्म क्या है ये है, कोई भी टर्म की इक्वेशन क्या है ये है, ठीक है। और उसके हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो मान लेते हैं कोई एन टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि ए वन क्या होगा 3 2, एन की जगह हमें 1 लिखना है, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा 3 + 2 एंड 2 × 2 यानी कि 5। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि कोई भी टर्म उसका ये है, कोई भी टर्म उठा लो उसका वो ये है, ठीक है, उसकी इक्वेशन ये है किसी भी टर्म की, ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह एन की जगह लिख दिया 2, फिर 3 + 2, देन एन की जगह अगेन 2 लिख देते हैं। तो 2 2 4 और 3 7, दूसरा टर्म आ गया 7। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म, एन की जगह इस बार लिख देते हैं हम 3, तो 6 और 3 9, ठीक है। तो हमारे पास में जो लिस्ट आ गई नंबर की वो क्या आ गई 5 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, 5 है 7 है और 9 है, ठीक है। ये हमारे पास में लिस्ट है, और भी निकाल सकते हैं A4 A5 ऐसे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 नंबर काफी है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर से हमें ये पता लग जाएगा कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। देखो यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 2 और यहाँ का डिफरेंस भी आ रहा है 2, दोनों तरफ पॉजिटिव 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये एपी है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे एज डिफरेंस इज 2, तो हम बोल देंगे क्या, तो क्या बना रही है ये, एक एपी बना रही है, ठीक है। हैंस इट इज एन एपी, अगर ये एपी बना रही है और ये एपी क्या हो जाएगी 5 7 9, ये एपी है, तो हमें इसके 24 टर्म्स का सम निकालना है बस। तो एस एन कितना निकालना है हमें, वही लिख देते हैं, फॉर्मूला था एन बाई 2 और 2a + n - 1 d, ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, ये वाला n बाई 2 a + l, क्योंकि मुझे n गिवन है 24 है, a गिवन है पहला टर्म 5 है, लेकिन मेरे को लास्ट वाला टर्म जो 24वां टर्म है वो गिवन नहीं है, 24वां टर्म क्या है, ठीक है, वो गिवन नहीं है मुझे कि भाई 24वां टर्म कितना है, वो नहीं गिवन है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 24 मल्टीप्लाई बाय 2a, a की वैल्यू है कितनी 5, पहला टर्म है 5, देन प्लस n कितना है 24 - 1 डिफरेंस इज 2, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 12, 2 5 = 10 प्लस 24 में से 1 जाएंगे 23 और उसका डबल हो जाएगा 46, तो ये आ जाएगा 56, 56 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो तो 12 6 72 और 12 5 60 और 7 67, तो 24 टर्म्स का सम कितना आ गया 672,
ठीक है, ये एपी नहीं गिवन थी, तो एपी आप खुद से भी निकाल सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था ये। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, शायद वो लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का। हाँ 15 16 एग्जाम्पल ही है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं 16 एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16 समझते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, डरने वाली बात नहीं है इस एग्जाम्पल से, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और उतने ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि टीवी सेट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसने थर्ड ईयर के अंदर 600 सेट्स को बनाया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। जैसे ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ ईयर है, सेवन्थ ईयर है। तो उसने थर्ड ईयर में कितने सेट्स बनाए? 600, और 700 सेट्स बनाए उसने सेवन्थ ईयर के अंदर। ठीक है, मतलब भाई ऐसे उसने काम चालू करा, पहले साल उसने कुछ सेट्स बनाए, दूसरे साल उसका काम बढ़ गया तो उसने थोड़े ज्यादा कर दिए, तीसरे साल में उसने कितने कर दिए? 600 कर दिए, फिर थोड़े थोड़े और बढ़ाता गया, वो बढ़ाता गया, और सातवें साल के अंदर उसने कितने कर दिए? 700 कर दिए। ठीक है, यानी कि उसका काम बढ़ रहा है तो वो हर साल ज्यादा ज्यादा सेट्स को बना रहा है। ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि आप ये अज्यूम करो कि हर साल उसने जो सेट्स बढ़ाए वो यूनिफॉर्मली बढ़ाए, कि हर साल उसने मान लो 10 10 बढ़ाए या 20 20 बढ़ाए। ठीक है, यूनिफॉर्म वे के अंदर बढ़ाए उसने। तो हमें निकालना है कि पहली साल के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर उसके उसने कितने सेट्स प्रोड्यूस किए थे, यानी कि पहली साल के अंदर जो उसने शुरुआत करी अपने काम की, तो कितने सेट्स बनाए थे। यानी कि हमें A1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले की A1 की, ये A2 है, A3 हमें गिवन है, और A7 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है? A3, यानी कि तीसरा टर्म क्या होता है किसी भी एक एपी का? A+2D होता है। ठीक है, A+2D होता है, मैंने आपको बताया है। और सेवंथ टर्म क्या होगा? A7 क्या होगा? A+6D, ये होता है। ठीक है, A3 गिवन है, कितना है? 600 है। दूसरी तरफ A7 भी गिवन है, 700 है। ये एक इक्वेशन होगी सेकंड, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली माइनस कर देते हैं, या फिर सेकंड में से फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा मार्क कर लेता हूँ। ये ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही हमारे पास में, 600 माइनस A+2D। अब इसमें से माइनस कर देते हैं ये वाली इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 700 A+6D। और जब माइनस करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो या फिर साइन चेंज करके लिख देता हूँ। मैंने वैसे आपको दोनों तरीके बता रखे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 600 प्लस का है और 700 माइनस का है, तो आंसर आएगा -4। ये ए माइनस का, ये वाला ए प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2D में से 6D जाएगा, 6D क्या हो गया? माइनस का हो गया। 6D जाएगा तो कितना बचेगा? -4D। माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। तो डिफरेंस आ गया 25। अब इस डिफरेंस को, यानी कि डी की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट में कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ। सो 600 इज इक्वल टू A+2 मल्टीप्लाई बाय 25, डी की जगह लिख दे 25, ये हो जाएगा 50। 50 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550। यानी कि पहली साल के अंदर जो उसकी प्रोडक्ट जो उसमें प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 550। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एंड फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन वॉज 550। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10वें साल कितनी प्रोडक्शन थी? 10वें साल कितनी प्रोडक्शन थी, ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका डिफरेंस, और डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? 25। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है ये। पहली टर्म्स हमने निकाल ली, फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी थी? 550 थी। डिफरेंस हमने निकाल लिया कि 25 आ गया था हर साल। एन कितना है? 10 साल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए एन निकालना है। और ए एन क्या होता है बेटा? सबको पता है, A+n-1D। तो ए एन इज इक्वल टू, ए की जगह लिख देते हैं पहली टर्म 550, 10 - 1, डी की वैल्यू 25। सॉल्व कर देते हैं। 9 9 25 का हो जाएगा 250, और यानी कि 225 प्लस 550, दोनों को ऐड कर देते हैं। 550 और 200 हो जाएगा 750, और ये 775, यानी कि A10 कितना आ गया? 775। यानी कि हम बोल सकते हैं
in 10th year production was 775, ठीक है, यानी कि 775, यानी कि 775 सेट्स 10वें साल उनने बनाने चालू कर दिए, ठीक है, जिस स्पीड से वो बढ़ रहा था। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7th ईयर, पहले 7 साल के अंदर उसकी टोटल प्रोडक्शन क्या थी, पहले 7 साल के अंदर, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर 7th ईयर तक का सम निकालना है, ठीक है, यानी कि जब उसने बनाना चालू करी कैसेट्स, तो जब वो 7वें साल पहुंच गया तो उसने देखा यार अभी तक मैंने पिछले 7 साल में कितनी कैसेटें बना दी होंगी टोटल, वो निकालना है, ठीक है। तो भाई ऐसे निकालना है, ऐसे होता है, देखो n/2, अब हमें 7 साल की निकालनी है, तो ये n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, और एल भी गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है 700 है, तो हम सिर्फ जो छोटा वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो भली भाई n आएगा 7 और l की वैल्यू भी गिवन है, 7वां टर्म भी गिवन है 700 है, ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल, n की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह लिख देंगे 550 और लास्ट टर्म भी गिवन है 700, सॉल्व कर देते हैं, क्या आंसर आता है 7 5 12 तो 1250 मल्टीप्लाई बाय दिस, 1200 का आधा 650 का आधा ये 625, 625 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, 7 5 35 और 7 2 14 और 7 6 42। तो पहले 7 साल के अंदर जो प्रोडक्शन थी वो ये थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन दी फर्स्ट 7 ईयर द प्रोडक्शन वॉज, ठीक है, इतने उसने बना दिए थे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 14, अच्छा एग्जाम्पल था, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर जब भी आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 के साथ में एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर होता है। जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के अंदर 70 to 80% क्वेश्चन गिवन है, और जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लेंगे वो 90% तक क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज के। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप आओ और अपना टाइम खर्च करो 5.3 का सोल्यूशन देखो फिर करो, नहीं, मैं बोलूंगा भाई आपने ये चीज समझ ली है, आप खुद से ही करने की कोशिश करो, और पीछे बुक में आंसर गिवन है मैच करो आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर गलती होती है तो फिर दूसरे तरीके से करने की सोचो कि यार क्या पता आपका कोई तरीका गलत हो, है ना। फिर भी अगर नहीं आता है ना 1 से 2 बार ट्राई करने के बाद में भी, तब आप वीडियो आके देख सकते हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियो देख देख कर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, आपको मैथमेटिक्स कब आएगी जब आप खुद से उसकी रिवीजन करोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स रिक्वायर सेल्फ स्टडी। मैं किसी भी कोई भी टीचर है क्लास के अंदर, पूरी क्लास के अंदर स्कूल के अंदर 40 to 50 बच्चे होते हैं, सारे के सबको एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन क्या सभी बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं, नहीं आते ना सभी बच्चों के मार्क्स, क्योंकि अकेले टीचर के पढ़ाने से सेम मार्क्स नहीं आ सकते। एक टीचर के पढ़ाने से कोई बच्चा 90% भी स्कोर करता है, कोई 95% भी स्कोर करता है, कोई 40% भी स्कोर करता है, बड़ा भले उनको सेम टीचर पढ़ा रहे हैं फिर भी, क्योंकि घर पे जाके सबकी सेल्फ स्टडी, सबकी सेल्फ रिवीजन जो है वो अलग अलग थी। तो आपके मार्क्स जो है वो डिपेंड करेंगे दैट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग एट योर होम, समझ में आ रहा है। तो खुद से करने की कोशिश करो, जो 1-2 क्वेश्चन खुद से नहीं होते हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी हम एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन तो हमें करना ही है, अगर कोई दिक्कत होती है तब यू कैन गो ऑन दिस वीडियो, अदरवाइज जस्ट डू इट बाय योर ओन सेल्फ। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।